नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। हमने सीपीसी में पहले सेक्शन 10 तक रेस सब जुडाइस तक कर लिया। आगे हम सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय का सिद्धांत या पूर्व न्याय का सिद्धांत जिसे कहते हैं वो पढ़ते हैं। आगे उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सेक्शन 11 और सेक्शन 10 दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 10 था रेस सब जुडाइस और सेक्शन 11 है जो रेस जुडिकेटा है। क्या होता है रेस जुडिकेटा या पूर्व न्याय का सिद्धांत या प्रांग न्याय का सिद्धांत क्या होता है, उसको समझने के लिए हमें विस्तार से देखना पड़ेगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, सेक्शन 11 में 1976 में सेक्शन सिविल प्रक्रिया सीपीसी के सेक्शन 11 में सन 1976 में अमेंडमेंट हुआ था और इसमें 3 स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन जोड़े गए थे। स्पष्टीकरण 4, स्पष्टीकरण 7 और स्पष्टीकरण 8 1976 द्वारा जोड़े गए हैं संशोधन करके। उससे पहले 5 ही स्पष्टीकरण सेक्शन 11 में टोटल थे। अब रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय का सिद्धांत अमेरिका या ब्रिटिश अमेरिका या अंग्रेजी राज्यों की देन नहीं है, ब्रिटिश संविधान की देन नहीं है। यह है भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसका सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं तो क्या है प्रांग न्याय। प्रांग न्याय यानी अगर किसी विषय को गुणा अवगुण पे यानी दोनों पक्षकारों को सुनकर निश्चित कर दिया, अंतिम कर दिया, तो दोबारा उन्हीं पक्षकारों को नहीं सुना जाता है। तो सेक्शन 11 की लैंग्वेज ये कहती है कि जब किसी न्यायालय ने किसी वाद या विवादक को जो किसी पूर्ववर्ती वाद में थे, न्यायालय ने गुणावगुण पे सुना और सुनकर अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया या डिसाइड कर दिया। फिर उसी जो पूर्ववर्ती वाद के पक्षकार थे या उनके हित प्रतिनिधि यानी संसर्गी या उसके संबंधी, पूर्ववर्ती वाद के पक्षकार या उनके संसर्गी या उनके संबंधी, उसी विवादक यानी मैटर इन इश्यू को जो प्रत्यक्षता या सारता है पूर्ववर्ती वाद से संबंधित हो या उसके समान हो, प्रत्यक्षता या सारता समान हो, तो दोबारा न्यायालय में लेके आते हैं। तो न्यायालय क्या करता है, सेकंड पश्चातवर्ती वाद का विचारण नहीं करता है, विचारण नहीं करेगा, यानी स्थगित नहीं बोल रही हूं मैं यहाँ पर, विचारण करेगा ही नहीं न्यायालय कहेगा रेस जुडिकेटा लागू हो गया है, क्योंकि पूर्ववर्ती वाद में वही पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि उसी विवादक को लेके न्यायालय में आए और न्यायालय ने गुणावगुण पे सुना और उसको अंतिम रूप से डिसाइड या विनिश्चित कर दिया। फिर वही पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि उसी मैटर इन इश्यू या विवादक को जो प्रत्यक्षता या सारता समान है पूर्ववर्ती वाद से, पश्चातवर्ती वाद में जो लाया जा रहा है वो पूर्ववर्ती वाद के समान है, तो न्यायालय कहेगा कि एक बार जब इस विवादक को या उस मैटर को या मैटर इन इश्यू को न्यायालय सुनकर गुणावगुण पर सुनकर डिसाइड कर चुका है, तो न्यायालय पश्चातवर्ती वाद का विचारण नहीं करेगा, यानी विचारण खारिज ही कर देगा। न्यायालय कहेगा यहाँ पर रेस जुडिकेटा लागू हो गया है, प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू हो गया। लेकिन
रेस जुडिकेटा को लागू करने के लिए न्यायालय जो पूर्ववर्तीवाद का विचारण कर रहा था, जब पश्चातवर्तीवाद लाया जाता है और उसमें जो अनुतोष मांगा जा रहा है, वो अनुतोष देने के लिए पूर्ववर्ती न्यायालय यानी जो विचारण कर रहा था या जिसने विचारण किया और अंतिम रूप से डिसाइड कर दिया, उस न्यायालय को वो पश्चातवर्तीवाद में मांगे गए अनुतोष को देने के लिए सक्षम होगा या होना चाहिए। होगा अगर उसका आंसर पॉजिटिव यानी सकारात्मक आता है कि वो उस सेकंड यानी पश्चातवर्तीवाद में मांगे गए अनुतोष को पूर्ववर्ती न्यायालय देने के लिए सक्षम है, तो रेस जुडिकेटा लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है कि जब दो पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि कोई वाद न्यायालय में लेके आते हैं और न्यायालय क्या करता है, उसको सुनता है गुणावगुण पे, यानी अपना जुडिशियल माइंड यूज करके न्यायालय ने डिसाइड कर दिया। अंतिम रूप से उस न्यायालय ने जिसने मामले को सुना और अंतिम विचारण किया और अंतिम रूप से डिसाइड या विनिश्चित कर दिया, तो फिर वही पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि उसी मैटर इशू यानी उसी विवादक को जो पूर्ववर्तीवाद से प्रत्यक्षता या सारतः समान है लेके आते हैं, तो न्यायालय सेकंड यानी पश्चातवर्तीवाद का विचारण नहीं करेगा और न्यायालय कहेगा यहाँ रेस जुडिकेटा लागू हो गया। अगर न्यायालय रेस जुडिकेटा लागू नहीं करता है तो वही पक्षकार सेम विवादक या सेम मैटर इशू को लेकर बार बार न्यायालय में आते रहेंगे, तो न्यायालय के एक ही उन्हीं पक्षकारों के मामले को सुनता रहेगा, यानी न्यायालय में वादों का अंबार लग जाएगा अगर रेस जुडिकेटा लागू ना किया जाए। रेस जुडिकेटा एक सेक्शन 11 या रेस जुडिकेटा एक आज्ञात्मक प्रावधान है, यानी न्यायालय को इसे लागू करना ही होता है। ये निर्देशात्मक प्रोविजन नहीं है, आज्ञात्मक है। इसको न्यायालय को आवश्यक रूप से लागू करना होता है। अगर वही पक्षकार उसी मैटर इशू को लेके आ जाते हैं तो न्यायालय रेस जुडिकेटा को लागू करेगा। ठीक है, ये रेस जुडिकेटा था। रेस जुडिकेटा लागू करने के पीछे क्या भावना है कि न्यायालय में वादों की संख्या में कमी हो, यानी उसमें क्या है, मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले या उनका अंत हो। एक बार सुन के डिसाइड कर दिया फिर वही पक्षकार आ जाए तो क्या वादों का अंबार लग जाएगा न्यायालय में। इसलिए इसको रोकने के लिए रेस जुडिकेटा को लागू करना आवश्यक है। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा 3 रोमन सूत्रों पर आधारित है, जिनका अर्थ यह है। फर्स्ट, ये राज्य के हित में है, यानी प्रांग न्याय का सिद्धांत राज्य के हित में। कैसे कि अगर प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू किया जाएगा तो बिना मतलब के या अनावश्यक मुकदमेबाजी का अंत हो जाएगा। सेकंड रोमन सूत्र का अर्थ है किसी एक पक्षकार किसी भी एक व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दोबारा तंग नहीं किया जाएगा, यानी दोहरे वाद से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। डबल जियो पार्टी, यानी एक ही कॉज ऑफ एक्शन एक है, वाद हेतुक एक है, और बार बार उसी वाद हेतुक के लिए अगर मुकदमा लाने दिया जाएगा तो ये डबल जियो पार्टी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको राइट है कि दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान की गई है व्यक्ति को। आर्टिकल 20 के सब क्लोज 2 में कि एक व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए दोबारा तंग नहीं किया जाएगा, वही यहाँ पर लागू होता है। और लास्ट थर्ड जो रोमन सूत्र है उसका अर्थ ये है कि एक बार न्यायालय ने मामला सुना और अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया, गुणावगुण पे सुनकर विनिश्चित कर दिया,
तो न्यायालय ने निश्चित कर दिया तो ये माना जाएगा कि न्यायालय ने जो डिसीजन किया है वो एकदम सही किया है, न्यायालय के डिसीजन पे अंगुली उठाई नहीं जाएगी। ये 3 रोमन सूत्रों के अर्थ थे जो सेक्शन 11 में लागू होते हैं, जिनको लागू किया जाता है। अब सेक्शन 11 में मैंने बताया था कि 1976 द्वारा 3 स्पष्टीकरण जोड़े हैं, तो कुल मिला के सेक्शन 11 में 8 स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। 1 बाय 1 मैं एक एक स्पष्टीकरण को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट स्पष्टीकरण में ये बताया है कि मेन सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट स्पष्टीकरण का, कि पूर्ववर्ती वाद कौन सा समझा जाएगा। अंडरलाइन करने वाला सब्जेक्ट क्या है, पॉइंट है। एक एक शब्द बताऊंगी मैं। 8 जो स्पष्टीकरण है उन 8 के एक एक कोडवर्ड, जैसे फर्स्ट स्पष्टीकरण में कोडवर्ड क्या रहेगा कि पूर्ववर्ती वाद कौन सा है, पूर्ववर्ती वाद कौन सा माना जाएगा। स्पष्टीकरण में ही स्पष्ट किया गया है कि पूर्ववर्ती वाद वह वाद माना जाएगा जो पहले डिसाइड किया गया है या न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया गया है, वो पूर्ववर्ती वाद नहीं माना जाएगा। जिसे फाइल करने की तारीख से कोई वाद पूर्ववर्ती नहीं माना जाता। जैसे एक वाद तो 1 जनवरी को फाइल किया जाता है और एक सेकंड वाद जो 1 जुलाई को फाइल किया जाता है, तो ये तो फाइल करने की तारीख है। लेकिन अगर 1 जुलाई वाला वाद पहले डिसाइड कर दिया जाता है तो पूर्ववर्ती वाद कौन सा होगा, 1 जुलाई वाला। यानी जो वाद पहले न्यायालय द्वारा विनिश्चित कर दिया जाता है वो पूर्ववर्ती वाद माना जाएगा, फाइल करने की तारीख से पूर्ववर्ती नहीं माना जाएगा, और जो बाद में डिसाइड होना है वो पश्चातवर्ती वाद माना जाएगा। सेकंड स्पष्टीकरण में बताया है न्यायालय की सक्षमता। न्यायालय की सक्षमता से मतलब मैंने सेक्शन 11 की जो लैंग्वेज बताई उसमें ही बताया कि पश्चातवर्ती जब वाद फाइल किया जाता है तो उस वाद में मांगे गए अनुतोष को देने के लिए पूर्ववर्ती न्यायालय यानी जिसने पूर्ववर्ती वाद का विचारण किया था वो न्यायालय सक्षम होना चाहिए। यहाँ न्यायालय की सक्षमता निर्धारित की गई है। अपील करने से इसमें कोई अपील करने के अधिकार विषय कोई सक्षमता इसमें इफेक्ट या प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि न्यायालय की सक्षमता कहाँ पे दिखी जाएगी, वाद के प्राथमिक स्टेज पे, यानी जब आरंभिक अधिकारिता में कोई वाद सुना जाता है तभी रेस जुडिकेटा लागू हो जाता है। रेस जुडिकेटा कब लागू होता है, जब आरंभिक अधिकारिता में वाद सुना जा रहा है, न कि अपील जब सुनी जा रही है तब रेस जुडिकेटा कभी लागू नहीं होता है। इसलिए न्यायालय की सक्षमता डिसाइड करते समय अपील करने की सक्षमता को नहीं देखा जाएगा। थर्ड स्पष्टीकरण बताता है कि विवादक इशू इन मैटर क्या है, मैटर इन इशू क्या है, विवादक क्या है। विवादक क्या होता है सिंपल सी लैंग्वेज में, जैसा कि स्पष्टीकरण 3 भी ये बताता है कि जब किसी विषय के बारे में पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार कोई बात कहता है और दूसरा पक्षकार उसे क्या है डिनाई कर देता है, या तो स्पष्ट रूप से या तो स्पष्ट डायरेक्ट मना कर देता है एक्सप्रेसली, या इम्प्लाइड रूप से मना कर देता है, तो वो होता है विवादक। यानी विवाद का विषय क्या है, पूर्ववर्ती वाद में विवादक क्या था। तो यहाँ पे जो थर्ड स्पष्टीकरण में जो विवादक की डेफिनेशन बताई को समझाया है वो पूर्ववर्ती वाद में होना चाहिए, कि पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार कोई बात कह रहा है तो दूसरा पक्षकार उससे अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से इनकार या डिनाई कर रहा है, उसको अस्वीकार करता है, तो वो होता है विवादक, पूर्ववर्ती वाद में उठाया गया विवादक।
और वही विवादक अगर पश्चातवर्ती वाद में आता है तो न्यायालय क्या करेगा? विचारण नहीं करेगा, रेस जुडिकेटा लागू कर देगा। ये होता है प्रत्यक्ष रूप से विवादक। स्पष्टीकरण 4, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा या आणविक प्रांगन्याय का सिद्धांत। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा या आणविक प्रांगन्याय के सिद्धांत क्या है? यानी ऐसा कोई विषय जो पूर्ववर्ती वाद में आक्रमण या प्रतिरक्षा का विषय बनाया जा सकता था या बनाया जाना चाहिए था, तो यह समझा जाएगा कि वो प्रत्यक्षतः या सारतः सेम ही विवादक रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखते हैं हम कि जैसे ए ने बी के विरुद्ध किराए के लिए वाद संस्थित किया कि बी ने सन 1976 के मई माह का किराया नहीं दिया है। इसके लिए वाद संस्थित किया और वाद न्यायालय ने डिसाइड भी कर दिया। फिर ए दोबारा वाद लेके आता है, बी दोबारा वाद लेके आता है कि मैंने मई माह 1976 में मई का किराया दे दिया था या कोई किराया बाकी नहीं था मई का, अप्रैल के साथ ही मैंने मई का किराया भी भुगतान कर दिया था। दोबारा जो पश्चातवर्ती वाद लेके आएगा, न्यायालय कहेगा वहां कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लागू हो गया। आपको यह प्रतिरक्षा का विषय उसी वाद में, पूर्ववर्ती वाद में बनाना चाहिए था, बनाया जाना चाहिए था या बनाना चाहिए था, और आपने नहीं बनाया। तो यहाँ सेक्शन 11 का स्पष्टीकरण 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा आणविक प्रांगन्याय का सिद्धांत लागू हो जाता है। स्पष्टीकरण 5 में बताया है कि एक वाद जब फाइल किया जाता है तो वाद पत्र में कई अनुतोष मांगे जाते हैं। इसमें अपन डिक्री में अनुतोष, ये हेडिंग याद कर सकते हैं कि एक वाद पत्र जब फाइल किया जाता है तो उसमें कई अनुतोष मांगे जाते हैं। न्यायालय जब डिक्री देता है और डिक्री में अभिव्यक्त रूप से अगर किसी अनुतोष के बारे में न्यायालय ने उल्लेख नहीं किया है तो माना जाएगा कि उस अनुतोष को न्यायालय ने नामंजूर कर दिया है, और नामंजूर किए गए अनुतोष के लिए, यानी जिसका उल्लेख न्यायालय ने डिक्री में नहीं किया है, उस अनुतोष के लिए दोबारा न्यायालय में वाद फाइल नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल कि किसी ए ने वाद फाइल किया और 5 प्रकार के अनुतोष न्यायालय से मांगे। न्यायालय ने सिर्फ 3 अनुतोष प्रदान किए और 2 के बारे में कुछ भी नहीं कहा डिग्री में। तो अगर डिग्री में कुछ भी नहीं कहा तो ये माना जाएगा न्यायालय ने उन 2 अनुतोषों को नामंजूर कर दिया है। तो उन 2 अनुतोषों के लिए दोबारा वाद न्यायालय में फाइल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट 6वां स्पष्टीकरण ये कहता है प्रतिनिधिवाद में कि जब कोई व्यक्ति लोक अधिकार या किसी प्राइवेट अधिकार के अधीन कोई सद्भावना पूर्वक बहुत सारे व्यक्तियों की ओर से कोई प्रतिनिधिवाद फाइल करता है या उसके विरुद्ध वाद फाइल किया जाता है, यानी प्रतिनिधिवाद फाइल किया जाए, या तो उसके द्वारा किया जा रहा है या उसके विरुद्ध किया जा रहा है, और उस प्रतिनिधिवाद में अगर कोई डिग्री आ जाती है तो या तो फेवर में आएगी या उसके विरुद्ध आएगी। तो जिन व्यक्तियों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो सभी व्यक्ति उस डिग्री से बाउंड हो जाएंगे,
फिर वो ये नहीं कह सकते कि मुझे इस प्रतिनिधिवाद में आई हुई डिग्री मंजूर नहीं है, मैं तो इसके लिए दोबारा वाद फाइल करूंगा। अगर वो ऐसा वाद फाइल करता है तो न्यायालय रेस जुडिकेटा लागू कर देता है। स्पष्टीकरण 7, डिक्री के निष्पादन पर भी रेस जुडिकेटा लागू होता है। जैसा कि किसी वाद पर रेस जुडिकेटा लागू होता है कि वही पक्षकार दोबारा उसी मैटर इशू को लेके या उसी विवादक को लेके न्यायालय में आते हैं तो न्यायालय विचारण नहीं करता है। उसी प्रकार जब किसी डिक्री के निष्पादन की कोई कार्रवाई की जा रही है, डिक्री का निष्पादन किया जा रहा है या डिक्री की निष्पादन की कोई कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें भी उसी प्रकार जिस तरह वाद में रेस जुडिकेटा लागू होता है उसी प्रकार डिक्री के निष्पादन में भी लागू होता है। एक डिक्री आई ए के फेवर में और बी के विरुद्ध। ए डिग्रीधारी है, बी निर्णित ऋणी है। ए ने उस डिक्री का एग्जीक्यूशन यानी उसका निष्पादन करवाने के लिए आवेदन किया और आवेदन करने पे डिक्री का निष्पादन हो जाता है, लेकिन ए उससे संतुष्ट नहीं होता, तो क्या ए दोबारा उसी डिक्री का एग्जीक्यूशन दोबारा उसका निष्पादन करवा सकता है? नहीं करवा सकता, क्योंकि बी के विरुद्ध निर्णित ऋणी के विरुद्ध एक बार डिक्री का निष्पादन हो गया, दोबारा उसी डिग्री ए की डिग्री का बार बार किसी के विरुद्ध एग्जीक्यूशन या निष्पादन नहीं करवाया जा सकता। यानी डिक्री के निष्पादन की कार्रवाइयों पर भी सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा लागू होता है। स्पष्टीकरण 8 कि जब कोई विवादक किसी सीमित अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा सुना जाए और अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया जाए, बाद में जब पश्चातवर्ती वाद कोई लाया जाता है, वो सीमित अधिकारता वाला न्यायालय या तो विद्यमान नहीं रहता या उसे सुनने की अधिकारता नहीं रहती है, तो भी पश्चातवर्ती वाद में रेस जुडिकेटा लागू किया जाएगा। क्यों? एग्जाम्पल, सीमित अधिकारता वाले न्यायालय कौन से होते हैं कि जिन्हें कुछ स्पेशल पावर देके कुछ मामले दे दिए जाते हैं कि ये मामले ये वाले न्यायालय सुनेंगे। जैसे रेवेन्यू कोर्ट वाले मामले, रेवेन्यू कोर्ट वाला मामला किसी सिविल न्यायालय को दे दिया जाता है, या कोई लघुवाद न्यायालय है उसको कोई वाद दे दिया जाता है, उसने सुना और डिसाइड कर दिया, बाद में वही पक्षकार उसी मैटर इन इश्यू या विवादक को लेकर पश्चातवर्ती वाद फाइल करते हैं, तो उस सीमित अधिकारता वाले न्यायालय को अधिकारता नहीं रहती है। कुछ समय के लिए तो अधिकारता दी गई थी, तो रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा। रेस जुडिकेटा लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि उस सीमित अधिकारता वाले न्यायालय ने उस विवादक को, उस मैटर इन इश्यू को पूर्ण रूप से सुना और अंतिम रूप से डिसाइड किया, इसलिए वहां पर धारा 11 रेस जुडिकेटा प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा। ये 8 स्पष्टीकरण थे सेक्शन 11 में। अब सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा को समझने के लिए हम इसको आवश्यक तत्व बांटते हैं, यानी इसके 5-6 आवश्यक तत्व है, उनको क्लासिफिकेशन करके हम अच्छे से समझ सकते हैं, इसको विस्तार से लिख सकते हैं। तो ये आया कहां से? ये प्रीवी काउंसिल का डचेस ऑफ किंगस्टन के वाद में प्रीवी काउंसिल के द्वारा धारा 11 के आवश्यक तत्व या उसको विस्तार से समझाने के लिए उसको आवश्यक तत्वों में या भागों में बांटा गया है। डचेस ऑफ किंगस्टन के वाद को फॉलो किया भारत में दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के वाद में। दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के वाद में डचेस ऑफ किंगस्टन के वाद को फॉलो किया गया
और कहा सेक्शन 11 यानी रेस जुडिकेटा को समझने के लिए इसके आवश्यक तत्व क्या क्या है उनको बताया गया। फर्स्ट आवश्यक तत्व ये है कि 2 वाद होने चाहिए। रेस जुडिकेटा को लागू करने के लिए 2 वाद होंगे तभी तो रेस जुडिकेटा लागू होगा। पूर्ववर्ती वाद यानी कौन सा होगा पूर्ववर्ती? स्पष्टीकरण 1 में जो बताया है यानी जो पहले डिसाइड हुआ। 2 वाद फाइल होने चाहिए। पूर्ववर्ती वाद डिसाइड हो चुका है, 2 वाद होंगे तभी तो रेस जुडिकेटा लागू होगा। अगर एक ही वाद है तो न्यायालय को रेस जुडिकेटा लागू करने की क्या आवश्यकता है? वही पक्षकार दोबारा उसी मैटर इश्यू को लेकर दोबारा पश्चातवर्ती वाद फाइल करते हैं, तब न्यायालय प्रांग न्याय के सिद्धांत या रेस जुडिकेटा को लागू करता है। सेकंड आवश्यक तत्व में आता है कि पश्चातवर्ती न्यायालय की सक्षमता यानी पूर्ववर्ती वाद को जिस न्यायालय ने सुना और सुनकर अंतिम रूप से डिसीजन कर दिया, निश्चय अवधारण कर दिया। फिर पश्चातवर्ती वाद आता है। पश्चातवर्ती वाद में जो अनुतोष मांगा जा रहा है उस अनुतोष को देने के लिए पूर्ववर्ती वाद का विचारण करने वाला न्यायालय सक्षम होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसा कि मैंने सेक्शन 10 में भी बताया कि कनिष्ठ 2 लाख का वाद था, पूर्ववर्ती वाद तो क्या था 2 लाख का अनुतोष मांगा गया और सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड ने सुना और अंतिम रूप से डिसाइड कर दिया। और पश्चातवर्ती जो वाद फाइल किया जा रहा है उसमें अनुतोष मांगा जा रहा है 4 लाख का, तो क्या सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड सुन सकता है उसको? नहीं सुन सकता, तो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। यानी पूर्ववर्ती वाला जो विचारण करने वाला न्यायालय है वो पश्चातवर्ती वाद में मांगे गए अनुतोष को प्रदान करने के लिए सक्षम भी होना जरूरी है, तभी रेस जुडिकेटा लागू होगा। अब न्यायालय की सक्षमता कौन सी तारीख को तय की जाएगी, कैसे तय की जाएगी कि वो न्यायालय सक्षम है या नहीं है? तो न्यायालय की सक्षमता तय करने का एक सिंपल सा सूत्र है कि पूर्ववर्ती वाद जिस दिन फाइल किया गया था उस दिन वो न्यायालय वाद को सुनने के लिए सक्षम था। लेकिन अगर पश्चातवर्ती वाद भी उसी दिनांक को, जिस दिन पूर्ववर्ती वाद जो डिसाइड हो चुका है उसी दिनांक को फाइल किया जाता, तो वो न्यायालय यानी पूर्ववर्ती वाद का विचारण करने वाला न्यायालय उस पश्चातवर्ती वाद को सुनने के लिए अगर सक्षम होता, यानी उत्तर अगर पॉजिटिव सकारात्मक आता कि हाँ उस दिन वो न्यायालय पश्चातवर्ती वाद को सुनने के लिए पूर्ववर्ती वाला न्यायालय सक्षम था, तो माना जाएगा कि वो न्यायालय पश्चातवर्ती वाद में मांगे गए अनुतोष को देने के लिए सक्षम है। समझ आया? या एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1 जनवरी 2020 को एक वाद फाइल किया जाता है और फरवरी में वो डिसाइड कर दिया जाता है। फिर पश्चातवर्ती वाद फाइल किया जाता है 1 अप्रैल 2020 को। अब न्यायालय की सक्षमता कौन सी तारीख को देखेंगे कि अगर जो पश्चातवर्ती वाद जो 1 अप्रैल 2020 को फाइल किया जा रहा है, अगर वो 1 जनवरी 2020 को फाइल किया जाता और वो न्यायालय जो पूर्ववर्ती वाद का विचारण कर चुका है या उसमें डिसीजन दे चुका है, उस 1 जनवरी को उस वाद को एक्सेप्ट करने या विचारण करने की अधिकारता रखता है, तो माना जाएगा कि वो पूर्ववर्ती वाद का विचारण करने वाला न्यायालय पश्चातवर्ती वाद में मांगे गए अनुतोष को देने के लिए सक्षम है और रेस जुडिकेटा लागू हो जाता है। अगर वो सक्षम है तो रेस जुडिकेटा लागू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आवश्यक तत्व में आता है कि विवादक प्रत्यक्षता और सहारता समान होनी चाहिए। मैटर इन इश्यू दोनों वादों में समान होंगे तभी तो रेस जुडिकेटा लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा।
अब प्रत्यक्षतः सारतः समान का कैसे समझेंगे। प्रत्यक्षतः स्पष्टीकरण थर्ड, जो पूर्ववर्तीवाद में, जैसे कि पूर्ववर्तीवाद में एग्जाम्पल, पत्नी अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए वाद फाइल कर रही है, न्यायालय ने सुना और डिसाइड कर दिया। फिर पश्चातवर्तीवाद आता है, पिता अपने बच्चे की कस्टडी के लिए वाद फाइल कर रहा है, तो न्यायालय कहेगा ये प्रत्यक्षतः समान है, प्रत्यक्षतः समान है। मैटर इन इशू, दोनों ही कस्टडी अभिरक्षा के लिए वाद फाइल कर रहे हैं, तो ये प्रत्यक्षतः विवादक दोनों वादों में समान है। पूर्ववर्ती में माता अभिरक्षा चाह रही थी और पश्चातवर्ती में पिता अभिरक्षा चाहता है, तो प्रत्यक्षतः समान विवादक है। और सारतः समान कैसे समझाया जाएगा? स्पष्टीकरण 4 के अकॉर्डिंग, आणविक प्राणन्याय के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने उसमें एग्जाम्पल बताया कि ए ने वाद फाइल किया बी के विरुद्ध 1976 में, किराया ड्यू था इसलिए वाद फाइल किया, न्यायालय ने सुना और डिसाइड कर दिया। फिर ये वाद फाइल करता है पश्चातवर्ती बी के विरुद्ध कि 1977 का भी किराया बाकी है, ड्यू है, तो न्यायालय कहेगा दोनों वादों में सारतः विवादक है, आप उसी में इसको आक्रमण का विषय बना सकते थे या बनाया जाना चाहिए था। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लागू हो जाता, यानी दोनों वादों में, पूर्ववर्तीवाद में और पश्चातवर्तीवाद में मैटर इन इशू यानी विवादक प्रत्यक्षतः और सारतः समान होंगे तो ही रेस जुडिकेटा लागू होगा, अन्यथा नहीं। एग्जाम्पल, ए फाइल करता है पहले किराए के लिए, वाद फाइल करता है बी के विरुद्ध, और दूसरा वाद बी फाइल करता है कि इसने मेरे पर मानहानि कर दी या मानहानि कर दी, या और किसी वाद के लिए, ये कब्जे के लिए वाद फाइल करता है, तो मैटर इन इशू अलग अलग है, प्रत्यक्षतः सारतः समान नहीं है, तो रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा। चौथा आवश्यक तत्व है कि पूर्ववर्तीवाद को न्यायालय ने सुना और अंतिम रूप से विनिश्चित या डिसाइड कर दिया हो। अब सुना और डिसाइड कर दिया, सुना और अंतिम रूप से डिसाइड कर दिया का मतलब कि पूर्ववर्तीवाद का विचारण जिस न्यायालय ने किया, उस न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुना, यानी उनको दोनों को सुनवाई का अवसर दिया, नेचुरल जस्टिस के नियमों को फॉलो किया और अपना जुडिशियल माइंड यूज करके डिसीजन दिया, यानी उस न्यायालय के द्वारा वो वाद अंतिम रूप से डिसाइड कर दिया गया। दोबारा उसी मैटर को वो न्यायालय नहीं सुनेगा। अगर कोई पक्षकार उससे संतुष्ट नहीं है तो वो उसके विरुद्ध रिवीजन कराए, अपील करवा सकते, लेकिन वही न्यायालय दोबारा उसी मैटर इन इशू को नहीं सुन सकता, क्योंकि उस न्यायालय ने, पूर्ववर्तीवाद के न्यायालय ने जो विचारण कर रहा था, अपनी सक्षमता के अंतर्गत दोनों पक्षकारों को सुनकर गुणानुगुण पे उस वाद को अंतिम रूप से डिसाइड कर दिया। यानी न्यायालय ने क्या, गुणानुगुण पे सुनना, दोनों पक्षकारों को सुनना, अपना जुडिशियल माइंड तर्क लगाकर डिसीजन दिया है। तो पश्चातवर्तीवाद में रेस जुडिकेटा लागू हो जाएगा। समझौता डिग्री पे या जो सहमति से डिग्री आती है वो गुणानुगुण पे नहीं सुना जाता, इसलिए वहां समझौता डिग्री या सहमति से जो डिग्री आती है उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता। रेस जुडिकेटा को लागू करने या प्राणन्याय को लागू करने के लिए आवश्यक तत्व है यह कि पूर्ववर्तीवाद में उस न्यायालय ने जो विचारण कर रहा था, गुणानुगुण पे सुनकर अपना अंतिम निर्णय या डिसीजन देना आवश्यक है। अगर न्यायालय ने समझौते से डिग्री करा दी है, गुणानुगुण पे सुना ही नहीं, तो पश्चातवर्तीवाद फाइल किया जाता है, तो उसका विचारण रोका नहीं जाएगा, विचारण किया जाएगा, रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा।
नेक्स्ट आवश्यक तत्वों में आ जाता है कि पक्षकार दोनों वादों में समान होने चाहिए या उनके हित प्रतिनिधि समान होने चाहिए। वही पक्षकार हो ये नहीं बोल रही हूं मैं, जैसा कि सेक्शन 10 में भी बताया, पक्षकार समान होने चाहिए दोनों वादों में, पूर्ववर्ती वाद में और पश्चातवर्ती में। या तो वही पक्षकार होने चाहिए या उनके हित प्रतिनिधि या उनके संसर्गी होने चाहिए। एग्जाम्पल संसर्गी होना क्या है कि जैसे ए ने बी के विरुद्ध वाद फाइल किया, पूर्ववर्ती वाद, ए ने बी के विरुद्ध वाद फाइल किया, न्यायालय ने सुना और अंतिम रूप से बी के फेवर में वाद डिसाइड कर दिया। पश्चातवर्ती वाद लाया जाता है ए के उत्तराधिकारियों द्वारा बी के विरुद्ध लाया जाता है, तो न्यायालय कहेगा ये वही पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि या उनके संसर्गियों द्वारा वाद लाया जा रहा है, तो न्यायालय रेस जुडिकेटा लागू कर देगा। नेक्स्ट आवश्यक तत्व में आता है कि दोनों वादों में जो पक्षकार है उनकी हैसियत, उनका हक या उनका स्वत्व, टाइटल समान होना चाहिए। अगर वो दोनों वादों में अलग अलग टाइटल या हक के अधीन वाद फाइल करते हैं तो रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि एक पुजारी का बेटा पुजारी की संपत्ति, जिसकी पुजारी की मृत्यु हो गई, उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, उत्तराधिकारी की हैसियत से वाद फाइल करता है, लेकिन उत्तराधिकार के वो प्रमाण पत्र या वसीयत दिखा नहीं पाता, तो न्यायालय क्या करता है, उस पुजारी के बेटे के विरुद्ध वाद डिसाइड कर देता है, यानी उसको पुजारी की संपत्ति नहीं मिलती। लेकिन जब पश्चातवर्ती वाद फाइल करता है वो पुजारी का बेटा क्या करता है, उत्तराधिकारी की हैसियत से नहीं बल्कि ट्रस्टी या न्यासी की हैसियत से पश्चातवर्ती वाद फाइल करता है, तो न्यायालय फिर डिसीजन देती है, यहाँ रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा, क्योंकि उस पुजारी के बेटे ने दोनों ही वाद अलग अलग हैसियत टाइटल में संस्थित किए। फर्स्ट में उत्तराधिकारी की हैसियत थी और पश्चातवर्ती वाद में वो एक ट्रस्टी की हैसियत से वाद फाइल कर रहा है। तो दोनों वादों में अगर हैसियत समान होगी तो रेस जुडिकेटा लागू हो जाएगा। अगर दोनों वादों में हैसियत अलग अलग है तो रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा। ये आवश्यक तत्व थे रेस जुडिकेटा या सेक्शन 11 को समझने के। अब रेस जुडिकेटा जैसा कि मैंने स्पष्टीकरण में बताया, आवश्यक तत्व में बताया कि गुणावगुण पे समझौते डिग्री पे क्या रेस जुडिकेटा लागू होता है, नहीं होता। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि रेस जुडिकेटा क्या समझौता डिग्री पे लागू होता है, तो समझौता डिग्री पे रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां समझौता डिग्री में न्यायालय ने गुणावगुण पे नहीं सुना है और डिसाइड नहीं किया है, इसलिए समझौता डिग्री पे रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। वही पक्षकार उसी विवादक बिंदु को लेकर दोबारा न्यायालय में वाद फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में पूछ लिया जाता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, क्या याचिकाओं पे यानी रिटों पर रेस जुडिकेटा लागू होता है? हाँ, याचिकाओं पर रेस जुडिकेटा लागू होता है। जैसे परमादेश के लिए हाईकोर्ट में याचिका फाइल की जाती है, रिट लगाई जाती है, हाईकोर्ट उसको नामंजूर कर देता, तो उसी परमादेश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल नहीं की जाती है, यानी रेस याचिकाओं पर रेस जुडिकेटा लागू होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। अगर किसी को विधि विरुद्ध या बिना विधिक प्रक्रिया की निरोध या अवरुद्ध कर लिया जाता है, तो अगर वो हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगाता है और हाईकोर्ट उसको खारिज कर देती है, तो सुप्रीम कोर्ट में वही पक्षकार उसी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को लगा सकता है। यानी ये याचिकाओं में एक अपवाद है बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका।
जिस पे रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के वाद में ये निर्धारित किया गया था। अब आता है एक एस्टोपल और रेस जुडिकेटा में क्या अंतर है। एस्टोपल कहाँ पे दिया है सर? फर्स्ट अंतर तो यही आता है कि एस्टोपल साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में दिया है और रेस जुडिकेटा सीपीसी के सेक्शन 11 में दिया हुआ है। नेक्स्ट अंतर यह आता है कि एस्टोपल में व्यक्ति कोई कार्य कर चुका है, कोई आचरण कर चुका है, कोई घोषणा कर चुका है और उससे किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन आ गया है या उसने होने दिया, तो वही पक्षकार जिसने कोई बात कही, कोई कार्य की, घोषणा की, उसे बाद में इनकार या मुकरने नहीं दिया जाएगा। यानी ये क्या कर रही है एस्टोपल? व्यक्ति के वाणी पर विराम लगा रही है कि एक बार आप कह दिया तो दोबारा वही बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जबकि रेस जुडिकेटा न्यायालय को विचार करने से मना कर रही है कि एक बार जिस मैटर इन इश्यू को, सब्जेक्ट इन मैटर को आप डिसाइड कर चुके हो, दोबारा उसी को नहीं सुनोगे। यानी न्यायालय पर रोक लगा रही है। न्यायालय के द्वारा वादों जो विचारण की प्रक्रिया है, सेम पक्षकार सेम विवादक को जो विचारण करने के लिए आ रहे हैं, उस पर रोक कौन लगा रही है? सेक्शन 11 लगा रही है। तो ये सेक्शन 11 था रेस जुडिकेटा। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस स्थान पर वाद फाइल किया जा सकता है, यानी वाद फाइल करने का स्थान कौन सा होगा, वो आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।